राकेश ये खुद की उपज है क्या तेरी? क्या बात है, इतना इंटेलेक्चुअल लगता तो नहीं है मुझे, फिर भी सही लिखा है, बिल्कुल राइट लिखा है। एक तो लिखा है कि द्वंद्व में जो 4 नंबर है ना, दोहरा उपागम उपागम संघर्ष, दोहरा उपागम उपागम संघर्ष की जगह दोहरा उपागम परिहार संघर्ष है। ये तो किसी एक मनोवैज्ञानिक द्वारा बताए गए 4 थे, उनमें से दोहरा उपागम उपागम भी होगा, दोहरा परिहार परिहार भी होगा, किसी भी प्रकार का हो सकता है। मेरा यहाँ आपको बताने का उद्देश्य यह था कि डबल हो सकता है, बताने का उद्देश्य क्या था, डबल हो सकता है। लेकिन एक कौन मनोवैज्ञानिक हुआ, उसने केवल 4 बताए हैं, तो उनमें दोहरा उपागम परिहार है। ठीक है, तो ये तो इसमें तो डाउट नहीं करना है। फिर दमन और समन की 2 स्थितियों में आपने बिल्कुल सही लिखा है कि दमन की स्थिति में जब व्यक्ति कष्टदायक विचार उसके चेतन में जाते हैं तो उसे पता नहीं चलता है, उसे पता नहीं होता है, भूल रह गया वो। लेकिन समन में स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल विचार उत्पन्न होता है, वो जानबूझ के सोचता है कि चलो हो गया सो हो गया, छोड़ो इसको, शांतिपूर्वक है। लेकिन दमन में पता तो नहीं होता है, लेकिन कष्टदायी जो विचार होंगे ना वो बहुत मुश्किल से जाते हैं, इसलिए हमने कहा है बलपूर्वक। बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल से चीज़ों को भूला जाता है, इसलिए हम लोगों ने उसके लिए शब्द काम क्या लिया है कि बलपूर्वक है। उसे पता नहीं है लेकिन बहुत कष्टदायी होते हैं, उसे पता हो नहीं इस बात का तो फिर वो अचेतन में जाए ही नहीं। उसे पता हो कि मुझे इस बात को भूलना है तो फिर वो भूले ही नहीं, वो धीरे 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 भूलता है, समय ज्यादा लगता है, एक साथ नहीं भूल सकता है। समन में वो जानबूझ के सोचता है कि चलो हो गया सो हो गया, छोड़िए इस बात को, समझ रहे हो ना। होता तो कष्टदायी है, होगा बलपूर्वक ही, मतलब बहुत मुश्किल से जाएगा, बहुत मुश्किल से। हाँ, पता नहीं होता, पता होने पर तो जाएगा ही नहीं। उसे पता नहीं होता है कि भाई अचेतन में मैं कुछ धकेल रहा हूं क्या, पता होने पे जाएगा नहीं। मतलब पढ़ाई शुरू हो गई आजकल, है ना, बहुत अच्छी बात है। ये डाउट किसको आते हैं, जो पढ़ता है। बिना पढ़े हुए डाउट कभी भी नहीं आते। आपके कोई डाउट नहीं है ना, बस तो डाउट है ही नहीं। अच्छा, मैं राकेश पर्सनल तुझ पर नहीं कह रहा हूँ ना, हम तो क्या कि एक अच्छे मित्र की तरह रह रहे हैं, आराम से दोस्तों की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बस मैं केवल आपसे सीनियर हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ और आप मेरे से छोटे हैं, इतना ही फर्क समझ के पढ़ा रहा हूँ ना। बाकी मैंने कहीं पढ़ा है, गलत हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, गलत हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने पढ़ लिया, आप पर कतई नहीं है ये, डाउट पूछना सही बात है। लेकिन देखो, ऐसे कहा जाता है कि एक अच्छा स्टूडेंट होता है ना, वो बुरे से बुरे टीचर से भी पढ़ सकता है, लेकिन एक बुरा स्टूडेंट होता है ना, वो अच्छे से अच्छे टीचर से भी नहीं पढ़ सकता है। क्या इस बात से सहमत है क्या आप? आपने पता कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बिल्कुल कतई नहीं पढ़ते, आपके बैच में तो एक नहीं है, सिंगल नहीं है, मिल ही नहीं रहा है। कहीं किसी बैच में 1-2 मिल जाता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन 1-2 मिल जाता है। फिर भी हमें तो क्या है कि राजस्थानी परिवेश से आते हैं, अपना परिवेश जुगाड़ू है, तो यदि कोई थोड़ा सा गोचा करना चाहता है तो पड़ोसी नहीं करने देता, बोले बेट चुप रह, क्यों बकवास कर रहा है, क्यों हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो रोक लेते हैं उसे। बाकी जो बुरा स्टूडेंट होगा ना, बुरा स्टूडेंट का मतलब जो सेटिस्फाई नहीं हो, जो समायोजन वंशानुगत रूप से बिगड़ा हुआ हो, कभी समायोजित नहीं होता है, वो स्टूडेंट से कितना अच्छा टीचर लाके खड़ा कर दो उसके सामने, वो उससे नहीं पढ़ेगा, उसके समझ में नहीं आएगा। तो आप तो सबके सब अच्छे स्टूडेंट हो, इसलिए बुरे से बुरे टीचर से भी आप पढ़ रहे हो। पढ़ सकते हो। चलिए खैर, ऑनलाइन वालों को भी नमस्कार, आपको भी गुड आफ्टरनून। आइए लौटिए अपनी क्लास में वापस, है ना। हम लोग बाल विकास को लेकर आगे बढ़ रहे थे और बाल विकास में हमने अंत में थोड़ी बकवास लिखी थी, उसमें थोड़ी सी बकवास और बाकी रह गई थी। लिखा था क्या कुछ? क्या लिखा था? वास्तविक बाल विकास तो इस बकवास के बाद शुरू होगा। वास्तविक बाल विकास तो कौन सा है? अपने सिद्धांत। वास्तव में बाल विकास तो सिद्धांतों तक सीमित है, और सिद्धांत सीमित नहीं है, सिद्धांत असीमित है। मतलब इतना टाइम लग जाएगा अपने को सिद्धांतों में कि बाल विकास पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका समझ में आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जैसे भारतीय रेल होती है ना, उसमें बीच में रिजर्वेशन होता है और आगे और पीछे जनरल डब्बे लगाए हुए होते हैं। तो पहले थोड़ी सी बकवास पढ़ लें, फिर बीच में थोड़ा डंका पढ़ लेंगे, फिर लास्ट में थोड़ी सी बकवास और बचेगी वो और पढ़ लेंगे। तो आपको यात्रा करना पसंद है रिजर्वेशन में?
तो रिजर्वेशन में रहोगे, सवाल ज्यादा वहां से पूछे जाएंगे, रिजर्वेशन से किराया ज्यादा आता है, रिजर्वेशन वाले लोग थोड़े समझदार होते हैं, संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और लोकल डिब्बे वाले टिकट विकेट लिए बिना ही यात्रा कर लेते हैं, इसलिए वहां से सवाल कम आते हैं ना, इसलिए भारतीय रेल उन पे कम ध्यान देती है। तो हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं क्या? जिसमें हमने वंशक्रम पढ़ा है ना, वंशक्रम के नियम भी पढ़ लिए, सिद्धांत भी पढ़ लिए। अब लिखो वातावरण। ए लगा के आपने शायद वंशक्रम लिखा होगा, बी लगा के क्या लिखना है? वातावरण। वातावरण। ग्रेड सेकंड वाला बैच आज कंप्लीट हुआ मेरा। सॉरी, बहुत अच्छे पढ़े उसमें ना, आपसे अच्छे तो नहीं पढ़ पाएंगे वो, ये तो फिक्स है, क्योंकि उनमें कुछ बच्चे थे, कुछ स्टूडेंट थे जो पहले से बहुत जगह से पढ़ चुके थे, एक एक नंबर से फेल हुए थे, तो उनको लगा कि नहीं यार बहुत पढ़ना चाहिए। मैं उनको समझाता रहा, लास्ट तक यही समझाता रहा, कम से कम पढ़ो रे, कम से कम पढ़ो। फिर भी छोरे अच्छे थे, तो पीछे बैठने वाले थे ना, पीछे बैठने वाले छोरे सबसे पहले आके आए। वो माला वाला तो चलो हो ही गया, वो एक कितनी बड़ी, एक इतनी बड़ी एक जाम्बो जी की तस्वीर, जाम्बो जी जानते ना आप? जाम्बो जी कितनी अच्छी तस्वीर उन्होंने भेंट की, मुझे अच्छी फीलिंग आई, मुझे कहा यार छोरे बहुत, मुझे तो ऐसा लगता था कि पीछे वाले कोई काम की ही नहीं है। हाँ, अब समझ में आया कि सृजनशील बालक तो पीछे वाले ही होते हैं। 2 बार हो चुका है, एक बार पहले वाली तस्वीर तो मैंने लगा रखी है, अब इस तस्वीर को कहाँ लगाएं, देखिए सोचता हूँ। पहले भी एक बार यहाँ के कुछ लड़के थे जिन्होंने जाम्बो जी की तस्वीर दी थी। जाम्बो जी के बारे में पूरा जानते हैं क्या आप? उस टाइम के साइंटिस्ट थे, है ना, उस टाइम के, हाँ साइंटिस्ट थे वो, मुझे लगता है वनस्पति वैज्ञानिक थे वो, है ना, वनस्पति या फिर जीव वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। जाम्बो जी की सारी बातों को मानते हो क्या आप, या कुछ एक वो 2 बात को स्किप कर जाते हो? एक 2 बात तो हो ही जाती है ना, सामान्य सामान्य सी बात हो ही जाती है। अच्छा, 20 को मानते हो, 9 को मानते हो? 20 को मानते हो, 9 को मानते हो? 20 पूरे मानते हो, 9 को नहीं मानते हो? फिर क्या है 20 और 9? उन्होंने नियम बताए आचरण के, आचरण समझ रहे हो, व्यवहार करने के। 20 और 9 2 भागों में बांटा है उन्होंने, जैसे गौण नियम और मुख्य नियम बताए ना थॉर्नडाइक ने, वैसे बताए हैं उन्होंने 20 और 9, इसलिए क्या कहलाए? विश्नोई। बहुत टेक्निकल चीजें हैं। चलिए अब आइए वातावरण बनाइए अपने। क्या बनाना है? वातावरण। वातावरण में नंबर 1 क्या है? एनवायरमेंट में कारक बताते जाइए मुझे। एनवायरमेंट में सबसे पहले परिवार। क्या है? परिवार। एनवायरमेंट में लिखिए परिवार, 2-4 लाइनें फटाफट से लिख दीजिए। मेरा आपको पूछना यह है कि क्या परिवार होता है वो बालक के विकास को प्रभावित करता है? क्या करता है? अच्छा, घटक कौन कौन से घटक है? मतलब एक तो परिवार घटक आ गया। अब ये परिवार किस तरह से प्रभावित करेगा, तो बिंदु लिख देंगे, बिंदुओं के हिसाब से ध्यान रह जाएगा आपको। तो परिवार में आगे डैश करके नंबर 1 लिखो, परिवार की आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति। परिवार की सामाजिक स्थिति, दूसरा लिख लो, परिवार की सामाजिक स्थिति। आपको वहां सवाल कैसे पूछा जाएगा पता है? निम्न में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला पारिवारिक कारण नहीं है। तब आपको छांटना होगा कौन सा परिवार का है, कौन सा विद्यालय का है, कौन सा जलवायु का है, कौन सा भौगोलिक कारक है, अलग अलग आपको छांटने पड़ेंगे। तो परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार की सामाजिक स्थिति, फिर लिखो
अति संरक्षण, अवर प्रोटेक्शन, अति संरक्षण एवं न्यून संरक्षण, अति संरक्षण एवं न्यून संरक्षण। सामान्य संरक्षण होना चाहिए बच्चे का। बच्चे का बहुत ज्यादा भी ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए और बहुत कम भी नहीं रखा जाना चाहिए। दोनों स्थितियों में उसका विकास प्रभावित। बहुत ज्यादा ध्यान रख लिया तो बच्चा गोलू बन जाएगा, जोधपुर में कभी भी अकेला रह के कोचिंग नहीं कर पाएगा, बहुत समस्याएं आएगी उसको। और यदि कम ध्यान रखा ना तो फिर बालक अपराध की प्रवृत्ति की तरफ मुड़ जाएगा, आपने ध्यान नहीं रखा तो। फिर लिखो, कठोर एवं नियंत्रित अनुशासन, कठोर एवं नियंत्रित अनुशासन। माता पिता के, अगला लिख लो, माता पिता के अस्थिर संबंध, माता पिता के अस्थिर संबंध। माता पिता के, अगला लिखो, माता पिता के अन्य सदस्यों के साथ संबंध, माता पिता के अन्य सदस्यों के साथ संबंध। अन्य सदस्यों के साथ क्या मतलब होता है इसका? यदि बालक की मां अपनी सास को रोजाना गालियां निकालती है तो बालक का विकास उससे प्रभावित होगा और उसको लगता है कि बड़े बुजुर्ग को हमेशा गालियां ही निकालनी चाहिए, यही लगेगा उसको। इसलिए माता पिता का किसी अन्य सदस्यों के साथ भी, परिवार के सदस्यों के साथ किस प्रकार का संबंध है वो भी उसके विकास को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट लिखो, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। कई बार होते हैं ना, माता पिता एक बच्चे से ज्यादा प्रेम करते हैं, एक से कम करते हैं, वो भी उन्हें प्रभावित करेगा। फिर अगला एक और लिखो, जन्म क्रम, जन्म क्रम क्या होता है? देखो, एक तो पहले 1 नंबर का बच्चा है, एक 2 का, एक 3 का, एक 4 का, नंबर लगे रहे नहीं अपने तो। उनमें से 1 नंबर का बच्चा लाडला होता है, इसलिए उसका ज्यादा ध्यान रखा जाता है। फिर धीरे धीरे जब ज्यादा होने लग जाते हैं, फिर उनको लगता है कि यार इतना कैसे ध्यान रखा जाएगा, फिर वो उनके भरोसे छोड़ देते हैं, भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। तो बालक का जन्म क्रम भी, किस क्रम पर जन्मा है वो, ये भी उसे प्रभावित करेगा। आप में से कौन है जो अपने माता पिता के सबसे नंबर 1 के हैं? है ना, बहुत लाड पार से पाला गया है। और चौथे से ऊपर कौन है? चौथा, पांचवा, छठ, मतलब घर वाले इतने ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है उनके पास IQ नहीं है, नहीं होता है ना। देखो, उस लड़की के पास सबसे ज्यादा IQ है, वो जो उधर ही उधर कॉर्नर में बैठी है ना, उसके पास। घर वाले चाहे ध्यान रखे या नहीं रखे, IQ तो आखिरकार काम आएगी। फिर मास्टर बन के हम खुद ध्यान रख लेंगे ना, और फिर घर वालों को चिढ़ाना जरूर, बोले अब मैं रखती हूं तुम्हारा। लिखो अगला, आगे लिख लो, आदि। आदि मतलब और भी हो सकते हैं। कईयों ने कारण में लिख लिया, अगला लगा के आदि। लिखो अगला, लिखो जैसे परिवार लिखा वैसे ही लिखो विद्यालय। अच्छा, एक रुको, एक बात, यहां पर एक व्यक्ति की लाइन लिखो, फ्रोबेल की। फ्रोबेल, फ्रोबेल को जानते हो ना? फ्रोबेल क्या कहा था फ्रोबेल ने? फ्रोबेल ने क्या कहा था? लिखो, बालक के लिए माताएं आदर्श अध्यापिकाएं होती है। बालक के लिए माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं। बालक के लिए माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं।
तथा परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण व प्रभावशाली है। परिवार अनौपचारिक ही देता है ना। परिवार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा महत्वपूर्ण व प्रभावशाली है। प्रभावशाली है। एक कथन लिखो पेस्थोलॉजी का। पेस्थोलॉजी जानते हो? किताब कौन सी लिखी? बेबी बायोग्राफी। वेरी गुड। लिखो पेस्थोलॉजी में लिखो, बालक के लिए परिवार, पेस्थोलॉजी लिख के लिखो, बालक के लिए परिवार, बालक के लिए परिवार सीखने का सर्वोत्तम, बालक के लिए परिवार सीखने का सर्वोत्तम एवं प्रथम विद्यालय है। सीखने का सर्वोत्तम एवं प्रथम विद्यालय है। क्या पता कई बार अगले के दिमाग से आ जाएगी, नहीं जनरल डिब्बे से भी कुछ देना है, तो इस प्रकार के सवाल अपने को दे सकता है। नंबर 2 लिखो विद्यालय। विद्यालय, विद्यालय में लिखते जाओ ना एक के बाद एक। क्या क्या कारक है जो विद्यालय के कारक है बालक के विकास को प्रभावित करते हैं? भौतिक सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं। विद्यालय में पंखा ही नहीं है, लाइट ही नहीं है, गर्मी हो रही है, टेबल कुर्सी नहीं है। भौतिक सुविधाएं। शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार व कुशलता, शिक्षक का व्यवहार व कुशलता। शिक्षक का व्यवहार अच्छा है, कार्य कुशलता उसकी अच्छी है, तो बालक प्रभावित होगा। आज भी आप प्रभावित होंगे अपने स्कूली शिक्षकों से। बहुत सारे शिक्षकों ने पढ़ाया होगा, लेकिन उनमें से कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जिनका व्यवहार आपको बहुत अच्छा लगा होगा, उनकी कुशलता बहुत अच्छी थी अपने विषय में, उन्होंने प्रभावित किया होगा। और जो दोनों याद है ना, हाँ, उन्हें विकास को प्रभावित किया आपके। तो सुविधाएं हो गई। फिर लिखो शिक्षण की विधियां, शिक्षण की विधियां। कौन सी टीचिंग मेथड काम लेते थे वो? शिक्षक के द्वारा, अगले लिखो, शिक्षक के द्वारा बालक की खुली निंदा, शिक्षक के द्वारा बालक की खुली निंदा। खुली निंदा मतलब ईगो। पता ना, अभी का एक घटना आई है, वो बच्चा 11वीं क्लास का बच्चा है, शिक्षक ने बेइज्जती कर दी, ईगो हर्ट कर दिया लड़कियों के सामने, सुसाइड कर लिया, टांके में कूद गया। मेरे ख्याल से 2-4 दिन की घटना होगी। कहाँ की है, मुझे वो छोरे दिखा रहे थे, अखबार में खबर है। छोरा टांके में कूद गया, बोले क्या कर दिया? वो रील बना के, रील चढ़ा के गया फिर कि शिक्षक ने मेरी ईगो हर्ट कर दी, इसलिए मैं टांके में कूद रहा हूँ। हैं? हाँ, कुछ सब कुछ करने का, लेकिन जयकांत सिकरे का कभी नहीं करने का, ध्यान रखना है ना, कभी नहीं करने का है। फिर लिखो बालक को समस्यात्मक कहकर पुकारना, बालक को समस्यात्मक कहकर पुकारना। ये ध्यान रखना, बालकों पर ही लागू है ना। हाँ, मतलब अपने पर नहीं लागू है। बालक को समस्यात्मक कहकर पुकारना आदि। विद्यालय के और परिवार के दोनों में अंतर कर दोगे ना। फिर लिखो भौगोलिक कारक, पहले पारिवारिक, फिर विद्यालयी और अब भौगोलिक।
और भौगोलिक में क्या हो जाएगा? एक शब्द में समेट देंगे, जलवायु। क्लाइमेट, क्लाइमेट प्रभावित करता है ना, ठंडे प्रदेशों से है, गर्म प्रदेशों से है, कौन से क्षेत्रों से रोजाना बारिश होती है, एक सूखे क्षेत्रों से एक, ये भी बालक के विकास को प्रभावित करता। फिर लिखो सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक मतलब कल्चर के कारण भी विकास प्रभावित होता है। नहीं नहीं, भौगोलिक में नहीं भौगोलिक में तो जलवायु हो गया, जलवायु। फिर आगे नहीं लिखना है भाई, ठंडे प्रदेशन, गर्म प्रदेशन, लू वाले प्रदेशन, बारिश वाले प्रदेशन, पहाड़ी प्रदेशन। हाँ, सांस्कृतिक कारक बता सकते हैं, सांस्कृतिक कारक में कौन से प्रभावित करते हैं? लिख लो, रीति रिवाज, मूल्य, नियम कानून, कुरीतियां। हाँ, रीति रिवाज, मूल्य, नियम, कुप्रथाएं, रीति रिवाज, मूल्य, नियम, कुप्रथाएं, और वो भी तो करेगा ना, खान पान, रहन सहन, ये भी संस्कृति में आएगा। खान पान, रहन सहन। अच्छा, आस पड़ोस, ये तो ज्यादा गोचे करते हैं। आस पड़ोस, आस पड़ोस समझते हैं ना, पड़ोसन नहीं, पड़ोसी मित्रता, मित्रता, अंधविश्वास आदि। ये केवल सांस्कृतिक नहीं है, सांस्कृतिक कारक समाज के कारक होते हैं ना, सामाजिक सांस्कृतिक हो सकते हैं। फिर लिखो मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक हैं, मूल्य, वैल्यूज, सामाजिक वैल्यूज मतलब समाज के मूल्य। क्या? जैसे सहयोग, सामुदायिकता, व्यवहार, संबंध, ये सब सामाजिक वैल्यूज है। जैसे राजनीतिक संवैधानिक वैल्यूज की बात करें तो एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, ये सब राजनीतिक वैल्यूज है। भाई हम उन वैल्यू तक पहुंचना चाहते हैं, उन मूल्यों तक पहुंचना चाहते हैं, हमारा ये उद्देश्य है। समझ पा रहे हैं ना? तो समाज में रहकर हम किस वैल्यू तक पहुंचना चाह रहे हैं? सामुदायिकता तक, प्रतिष्ठा तक, मान सम्मान तक। ये सब वैल्यूज कौन से होंगे? समाज के वैल्यू होंगे। फिर आपने क्या लिखा है? मनोवैज्ञानिक। लिख लो, तनाव, दबाव, दुश्चिंता, संघर्ष। तनाव, दबाव, दुश्चिंता, संघर्ष, परामर्श, निर्देशन, पुनर्बलन, अभिप्रेरणा, आदि आदि। हो गया? बस ये हो गए अपने प्रभावित करने वाले कारक, कंप्लीट है। अब ढंग की बात पे आओ। अब लिखो बालक का शारीरिक विकास। क्योंकि ये इसलिए लिख रहे हैं हम लोग, बाकी सारे विकास के तो लोगों ने सिद्धांत दे दिए, लेकिन शारीरिक विकास का कोई सिद्धांत नहीं है, इसलिए हमें शारीरिक विकास अलग से पढ़ना पड़ेगा। बालक का शारीरिक विकास। कौन सा विकास रे? शारीरिक विकास। देखो, शारीरिक विकास से तुम्हारा ज्यादा काम नहीं पड़ा है भाई, तुम्हें इस बात का अनुभव नहीं है, फिर भी आप फेंकने का प्रयास करना।
जैसे आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, आपको कुछ ज्ञान है कि नहीं पता लग जाए, आप आगे के लिए तैयार है कि नहीं है। हम एक एक बिंदु लेते हुए चर्चा करेंगे शारीरिक विकास में। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं वजन की, बाहर की, खुद के वेट की। सबसे पहले लिखो वजन। वजन, वजन नहीं वजन नहीं लिखना है, वजन लिखना है। मतलब वजन शारीरिक विकास में कैसे आएंगे? बताओ तो एक बार, रुक जाओ तुम, बताओ। वजन किसके समय? जन्म के समय। कितना होता है? दोनों अलग अलग है, बॉयज और गर्ल्स। तीन किलो, 2.5 किलो, 1.5 किलो, 3.5 किलो। कोई नहीं, मैं बता दूं। 7.15 किलो पौंड है। क्योंकि मनोविज्ञान हमने नहीं बनाई है, ना विज्ञान बनाई है, इसलिए जहाँ पौंड चलता है ना, उन्होंने ही बनाई है। ठीक है। और मैं सामान्य की बात कर रहा हूं ना, जहां कहीं भी इससे ऊपर नीचे दिखे मान लेना वो बालक असामान्य है। एवरेज बालक की बात करें तो इतना वजन होता है। पौंड का मतलब क्या होता है? 1 पौंड बराबर 453 ग्राम होता है। अब समझ आएंगे ना, लगभग आधा किलो से थोड़ा सा कम। एक ने बताया था 3 सवा 3 किलो, 3.5 किलो, 3 से 3.5 किलो के बीच में वजन होता है शिशु का। अब वो अपवाद भी होते हैं, कई इतने इतने ऊंदरा जितने इतने लट जितने इतने होते हैं, उनमें वजन आधा किलो पौन किलो मुश्किल से होता है। अच्छा, जन्म के बाद बालक का वजन बढ़ता है घटता है? जन्म के ध्यान रखना है, प्रथम सप्ताह में घटता है, प्रथम सप्ताह में कम होगा। क्यों? बालक वातावरण में आएगा। जैसे ही बालक आके इस दुनिया में आके और आंखें खोलेगा, उसको नजर आएंगे नीच, निकृष्ट, लीचड़, कमीने, कुत्ते प्रकार के लोग। उसको लगेगा यार मैं कहां गया, इससे अच्छा तो मैं ठीक था जहां था, क्यों मैं कहां आ गया ये। फिर 5-7 दिन तक देखेगा ना, ढूंढने का प्रयास करेगा कौन अच्छा मिले, कोई नहीं मिलेगा, सब एक जैसे मिलेंगे। फिर वो भी रम जाएगा और वो भी ये सारे गुण धीरे धीरे धारण करने लग जाएगा। उसने सोचेगा फिर यार अब ज्यादा लोड नहीं लेना है, अपने भी ऐसा ही हो जाना है, यदि जीना है तो। अब दूसरे सप्ताह से क्या हो जाएगा, वजन बढ़ने लग जाएगा। और 6 महीने के बालक में वजन जन्म का 2 गुना हो जाता है, और 1 वर्ष के बालक में वजन जन्म का 3 गुना हो जाता है। उसके बाद आधा पौंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ेगा, और बालक 5 या 6 वर्ष की समाप्ति का होगा। इस समय तक उसमें 38 से लेकर 43 पौंड के बीच में वजन हो जाएगा। इसके बाद वजन उसके पोषण पर निर्भर करेगा, उसको दिए गए बंटे पर निर्भर करेगा। समझ गए? हाँ, कि बालक को किस प्रकार का पोषण मिला है, उसका शारीरिक कद काठी कैसी है, शारीरिक सारोट कहते हैं ना जिसे हम, वो कैसी है, उसके अनुसार बढ़ेगा। यहीं तक हम थोड़ी बहुत तुलना कर सकते हैं। तो लिखो वजन में, पहले तो लिखो जन्म के समय, जन्म के समय लिख लिया। 7 बालक में अलग, बालिका में अलग।
7.15 और 7.13 पाउंड। ये लिखने के बाद नीचे की लाइन में लिखो, प्रथम सप्ताह में शिशु का वजन प्रथम सप्ताह में शिशु का वजन प्राय कम होता है। प्राय मतलब सबकी जरूरी नहीं है, कुछ जन्म से ही लीचड़ वगैरह पैदा होते हैं ना, उनमें कम होता ही नहीं, उनको टेंशन नहीं होती है। हाँ हाँ, प्रथम सप्ताह में प्राय शिशु का वजन कम होता है। कम होता है का मतलब घटता है, एक ही बात। फिर लिखो अगली लाइन में, दूसरे सप्ताह से बढ़ने लग जाता है। दूसरे सप्ताह से बढ़ने लग जाता है। दूसरे सप्ताह से बढ़ने लग जाता है। फिर लिखो 6 माह में जन्म का दुगुना, 6 माह में जन्म का दुगुना एवं 1 वर्ष की समाप्ति पर, एवं 1 वर्ष की समाप्ति पर 3 गुना हो जाता है। 1 वर्ष की समाप्ति पर 3 गुना हो जाता है। फिर लाइन बदल के लिखो, इसके बाद आधा पौंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ता है। इसके बाद आधा पौंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ता है। आधा पौंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ता है एवं 5/6 वर्ष की समाप्ति तक, 5/6 वर्ष की समाप्ति तक 6 वर्ष की समाप्ति तक 38 से 43 पाउंड हो जाता है। 38 से 43 पाउंड हो जाता है। इसके बाद लिखो लंबाई। इसके बाद क्या लिखनी है? लंबाई। वही लिख लो, जन्म के समय लड़के की लंबाई होती है 20.5 फीट, 20.5 सेंटीमीटर, 20.5 इंच। और लड़की की लंबाई होती है 20.3 इंच। ठीक है। इसके बाद लंबाई की हम तुलना नहीं कर सकते हैं। लंबाई पूर्णतः शारीरिक रूप से पर डिपेंड करती है, वंशानुगत कारणों पर डिपेंड करती है। एक बात और बताऊं, लंबाई और वजन दोनों की मैं एक साथ बता रहा हूं। शेषवा अवस्था जो होती है ना, समझते शेषवा अवस्था 0 से 6, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, फिक्स 6 वर्ष का गैप। शेषवा अवस्था में हमेशा लंबाई और वजन दोनों लड़कों की बजाय नहीं, लड़कियों की बजाय लड़कों का अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, शेषवा अवस्था में। बाल्यावस्था में ये दोनों का समान होता है।
और यदि बाल्यावस्था में अधिक होगा तो लड़कियों का होगा, और किशोरावस्था में इन दोनों में फिर तुलना करें तो लड़कों का फिर अधिक हो जाता है। मतलब बाल्यावस्था में लड़कियां लड़कों को लंबाई और वजन के मामले में पकड़ने का प्रयास करती है, कई बार बराबर तक पहुंच जाती है, कई बार हो सकता है आगे निकल जाए। बाकी पहली और दूसरी अवस्था में लड़के लंबाई और वजन के मामले में इनसे आगे रहते हैं। ठीक है, ज्यादा खुश मत हो, मैं बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूं, लंबाई और वजन की बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, लिखो तो यही एक लाइन लिखो अलग से। लिखो, शेषवा अवस्था में वजन एवं लंबाई लड़कियों की बजाय लड़कों की अधिक, लड़कियों की बजाय लड़कों की अधिक, कोमा लगा के लिखो, बाल्यावस्था में समान, बाल्यावस्था में समान। अच्छा, इसी जगह कोष्टक में लिखो, यदि अधिक हो तो लड़कियों की, यदि अधिक हो तो लड़कियों की, तथा किशोरावस्था में पुनः लड़कों की अधिक हो जाती है, पुनः अधिक हो जाती है। फिर लिखो, जिसे आजकल आपकी कोई सुन नहीं रहा है, दिल की धड़कन। दिल की धड़कन, हृदय की धड़कन लिखनी है ना, हार्ट बीट जिसे बोलते हैं हम लोग। कितनी होती है? 200। वेरी गुड। जन्म के समय लगभग दुगुनी, कितनी? 140 प्रति मिनट, 140 प्रति मिनट। जब 6 वर्ष का हो जाता है ना वो बालक, तो ये हो जाती है 100 प्रति मिनट। और जब 18 वर्ष का हो जाता है तब कितनी आ जाती है? बताओ देखें। 72 प्रति मिनट। सामान्य की कितनी होती है? 72। लड़कों की ये शेषवावस्था में अधिक क्यों होती है? क्योंकि हृदय की धड़कन श्वास पर डिपेंड करती है और श्वास फेफड़ों पर डिपेंड करते हैं, फेफड़ों के आकार पर। बचपन में फेफड़े बिल्कुल छोटे होते हैं बालक के, इसलिए उनमें श्वास ज़्यादा भर नहीं पाती है, इसलिए उनको जल्दी जल्दी खाली करके जल्दी जल्दी भरना पड़ता है। तो उनकी श्वास हमेशा क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। हर मतलब 2 सेकंड में एक श्वास हो जाएगी उनकी, ऐसे कहते हैं हर 2 सेकंड में एक बार, जल्दी जल्दी लेते हैं। और एक वयस्क की 3 सेकंड में होती है, 3 सेकंड में एक बार श्वास की प्रक्रिया करता है वो। तो ये ध्यान रह जाएगी आपको। एक सवाल का जवाब दे दो, मैं आगे बढ़ जाऊँ। सवाल मेरा ये है कि एथलेटिक होता है ना, एक एथलेटिक,
खिलाड़ी, दौड़ भाग करने वाला। एक एथलेटिक की हृदय की धड़कन सामान्य व्यक्ति से कम होती है, ज्यादा होती है? वेरी गुड, लिख लो। एक एथलेटिक की हृदय की धड़कन सामान्य व्यक्ति से, एथलेटिक की हृदय की धड़कन सामान्य व्यक्ति से कम होती है, अरे उसके फेफड़े बड़े होते हैं, उसके पास श्वास पर कंट्रोल होता है। बात समझ रहे हो ना? जितना श्वास पर कंट्रोल होगा उतनी हृदय की धड़कन क्या होगी? कम होगी। आपने एथलेटिक को देख लिया दौड़ते हुए सड़क पर? मैं दौड़ते हुए की नहीं पूछ रहा हूं, दौड़ते हुए तो कोई भी होगा तो उस समय उसकी श्वास ज्यादा होगी, तो निश्चित सी बात है क्या होगा? एक एथलेटिक खिलाड़ी होता है ना, खिलाड़ी प्रवृत्ति का, उसके फेफड़े मजबूत और बड़े होते हैं हमसे, तो उसमें श्वास ज्यादा भरी जा सकती है, श्वास देरी से छोड़ी और देरी से ली जा सकती है, उसके पास क्षमता होती है ये, तो क्या होती है? कम होती है। हो गया? आगे बढ़ो, अगली लिखो। नहीं, मुझे इस बात का पता रहता है कि स्टूडेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए सवाल ऐसा पूछो जिसमें नेगेटिवता है, वो हमेशा पॉजिटिव जवाब देगा। क्यों कम क्यों करें हम भाई? हम क्यों करें? बढ़ाओ ना। लिखो दांत। दांत में लिखो जन्म के समय कितने होते हैं? होते ही नहीं है। लिखो जन्म के समय दांत नहीं होते हैं। जन्म के समय दांत नहीं होते हैं। अच्छा, फिर लिख लो उगना प्रारंभ होते हैं। उगना प्रारंभ कब होंगे? 7 से 6 माह बाद। वेरी गुड, लिख लो गर्भावस्था के 5वें माह से। लिखो गर्भावस्था के 5वें माह से। मैंने कहा ना आपको अनुभव नहीं है। फिर लिखो दांत निकलना प्रारंभ होते हैं, मतलब आपको दिखाई देते हैं। दांत तो अंदर तो उग ही रहे होते हैं, लेकिन वो अपने को दिखाई नहीं देते हैं। दांत निकलना प्रारंभ होते हैं, अब सही बताया आपने, 6 माह से। कितने माह से? 6 माह से। अच्छा, कुल दांत कितने होते हैं? कुल कितने होते हैं? 32। इनमें से बालक के स्थायी दांत कितने होते हैं? स्थायी दांत 20। अस्थायी कितने होते हैं? अस्थायी होते हैं 12। अस्थायी कितने होते हैं? 12। स्थायी दांत और अस्थायी दांत पूरे हो गए 32। अच्छा, जब ये बालक है ना 18 वर्ष का हो जाता है ना, तब उसमें 28 दांत आ जाते हैं। 18 वर्ष का होने पर कितने?
28। हो गया। नीचे लिखो शेष 4 अक्कल दांत कहलाते हैं। अक्कल दांत, अक्कल मतलब लखन, बुद्धि। अक्कल दांत कहलाते हैं जो विभिन्न अवस्थाओं में आते रहते हैं। अक्कल दांत कहलाते हैं जो विभिन्न अवस्थाओं में आते रहते हैं। अक्कल दांत कहलाते हैं जो विभिन्न अवस्थाओं में आते रहते हैं। किस किस में आगे? चारों? अच्छा, जरूरी है क्या या सब में आए? यदि नहीं आए तो आते? कौन सी अवस्था तक लगभग आ जाते हैं? अच्छा, गहलोत साहब का पिछला कार्यकाल था ना, इससे पिछला, उस समय एक बार अखबार में खबर आई थी कि अशोक गहलोत को आ रहे हैं अक्कल दांत, इसलिए हो रही है परेशानी, हॉस्पिटल में एडमिट। ये रियल बता रहा हूं मैं, फेंक नहीं रहा हूं। इससे मेरा समझाने का मतलब ये है कि पूरे जीवन में कभी भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है 20 साल के हो, 22 साल के हो, 25 साल के हो तो आते हैं। और है ना, एक लाइन और लिखो नीचे। आपने आते रहते तो लिख लिया, अब इनको जाते रहते हैं भी लिखो। लिखो, हाल ही में वैज्ञानिकों ने इन्हें अवशेषी अंग घोषित कर दिया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इन्हें अवशेषी अंग घोषित कर दिया है। अवशेषी अंग का मतलब समझ गए क्या? जैसे पूंछ अवशेषी अंग होता है ना, धीरे धीरे पूंछ विलुप्त हो गई ना, अब जरूरी नहीं है ये व्यक्ति में आए ही। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे आने वाली पीढ़ियां होगी ना, उनमें ये 4 दांत नहीं होंगे। जैसे पूंछ गायब हुई है ना, कहते हैं कि मनुष्य जिन अंगों का प्रयोग नहीं करता ना, कालांतर में वो लुप्त हो जाते हैं। हैं? हाँ, जिनका उपयोग नहीं करता है ना, वो कालांतर में लुप्त हो जाते हैं। यदि दिमाग का उपयोग नहीं करोगे ना आप, तो आपकी आने वाली पीढ़ियों में दिमाग लुप्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है। लेमार्क कहता है ये। कौन कहता है? लेमार्क। भाई, यदि आप वातावरण के अर्जित गुणों को ले सकते हैं तो वातावरण द्वारा जो गुण आपने डिस्ट्रक्ट किए हैं वो हट भी तो सकते हैं ना। और वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है ये, उन्होंने कहा ये नहीं, जरूरी नहीं है सब में आए। कुछ लोग बिना अकल आए मर जाते हैं। पहले हम कहते थे ना, बोले एक लगाई ना थाप तो 32 ही गिरा दूंगा। आने वाली पीढ़ियों को कहना पड़ेगा एक लगाई ना थाप तो 28 ही गिरा दूंगा। कहावत चेंज हो जाएगी, क्योंकि दांत कितने रह जाएंगे? 28 ही रह जाएंगे। हैं? हाँ, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, दांत बदल जाएंगे। फिर लिखो मस्तिष्क का भार। मस्तिष्क का भार, मस्तिष्क का भार। मस्तिष्क में जन्म के समय कितना वजन होता है? हैं? 350 किलो ग्राम। 350 ग्राम। जब ये 12 वर्ष का हो जाता है ना बालक, तो कितना हो जाता है? औसतन 1260 ग्राम। जब 18 वर्ष का हो जाता है तो एक सामान्य वयस्क में कितना होता है? 1350 ग्राम। मतलब ये कितना होता है? 1200 से लेकर 1400 ही होता होगा मेरे ख्याल से।
इसको किस में आप सीसी में किस में मापते हैं मुझे पता नहीं है। एक औसत में होता है 1200 से 1400, उनके बीच का कोई स्थान ग्रहण कर लेता है वो, तो लगभग 1350 माना जाता है। अच्छा एक और लिखो, एक और लिखो, हड्डियां। हड्डियां बताओ देखें। लिखो जन्म के समय 300, लिख लो 270, जन्म के समय 270, कोष्टक में लिख लेना प्लस नजदीकी, सब में समान नहीं होती है ना। देखो यहां से एक सवाल आया, पूछ लूंगे आपको। यहां से एक सवाल आया, जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या होती है, ऑप्शन ए, हाथ खड़े करो ऑप्शन ए वाले, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी, 2, ऑप्शन 1, बी, 2। देखो जिन्होंने ए किया है ना, उन्होंने इस प्लस को नज़रअंदाज कर दिया है। कोई भी चीज़ नज़रअंदाज नहीं होती है। जब भी एग्जाम में सवाल पूछे तो मैंने कहा या तो 270 या उससे ऊपर जो भी नज़दीकी ऑप्शन मिल जाए ना वो सही होगा। इससे ऊपर वाला होगा और नज़दीकी ऑप्शन मिल जाए वो होगा। नीचे नहीं आना है, माइनस नहीं आना है। हो गया ना। अच्छा उसके बाद हड्डियां बढ़ेगी क्या, कम होगी, बढ़ेगी, कम होगी? देखो बाल्यावस्था तक 350 हो जाती है। लिखो बाल्यावस्था तक 350 हो जाती है। बाल्यावस्था तक 350 हो जाती है। इसका क्या मतलब है? आप अपने एक दिमाग से एक कंफ्यूजन को दूर कर दीजिएगा ना। हड्डियां बनती जाती है और जुड़ती जाती है, बनती जाती है और जुड़ती जाती है। आप किसी बाल्यावस्था के बालक को पकड़ के उसके एक्सरे करवा के उसमें हड्डियां गिनोगे तो 350 नहीं मिलेगी, 270 से कम ही मिलेगी। एक समय पर सर्वाधिक हड्डियां जब बालक जन्मता है ना उस समय होती है। उसके बाद वो हड्डियां दूसरे दिन से ही जुड़ना शुरू हो जाती है। नई बनती है, फिर किसी के साथ जुड़ जाती है, फिर बनती है, फिर किसी के साथ जुड़ जाती है। लेकिन यदि टोटल काउंटिंग करें ना तब कितनी आती है, तब शेषवावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक जितनी हड्डियां बनी है उन सब हड्डियों की काउंटिंग करें ना तब 350 आता है। समझ पा रहे ना बात को? तो 350 कुल टोटल काउंटिंग में कई बार 350 तक हड्डियां चली जाती है। ये सब में फिक्स नहीं होता है ना। अच्छा अब मुझे ये बताओ, हड्डियों के जुड़ने को क्या कहते हैं? अस्थिकरण। और हड्डियों के मजबूत होने को दृढ़ीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ीकरण। सर्वाधिक अस्थिकरण होता है पूर्व शेषवावस्था में। सर्वाधिक अस्थिकरण मतलब सबसे ज्यादा हड्डियां कब जुड़ती है? पूर्व शेषवावस्था। शेषवावस्था को 3 भागों में बांट दो, पूर्व, मध्य और उत्तर। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। तो पूर्व शेषवावस्था मतलब 0 से लेकर 2 तक हड्डियां सर्वाधिक जुड़ती है।
और सर्वाधिक दृढ़ीकरण, सर्वाधिक हड्डियां मजबूत होती है उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था मतलब एज बताओ, 10 से 12, 6 से 12 है, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। लिखो नीचे की लाइन में लिखो, हड्डियों के जुड़ने को, हड्डियों के जुड़ने को, हड्डियों के जुड़ने को अस्थिकरण, जबकि मजबूत होने को, जबकि मजबूत होने को दृढ़ीकरण कहते हैं। जबकि मजबूत होने को दृढ़ीकरण कहते हैं। फिर नीचे की लाइन में लिख लो, सर्वाधिक अस्थिकरण, सर्वाधिक अस्थिकरण कब होता है? सर्वाधिक अस्थिकरण बराबर लिख लो पूर्व शेषवावस्था, पूर्व शेषवावस्था, प्री बेबीहुड है ना, पूर्व शेषवावस्था है, प्री बेबीहुड ज्यादा सही रहेगा ना, बेबीहुड, चाइल्डहुड और एडल्टहुड, पूर्व शेषवावस्था। कोष्टक में आप उसकी आयु लिख लेंगे 0 से 2 वर्ष, और फिर नीचे लिख लेंगे सर्वाधिक दृढ़ीकरण, सर्वाधिक दृढ़ीकरण। सर्वाधिक दृढ़ीकरण वो कब होता है? उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष। देखो एक चीज और बताऊं, ये तो अपने कुछ हम इंडिकेटर लेकर चल रहे थे ताकि जिनके माध्यम से हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। यदि टोटल शारीरिक विकास की बात करें ना, तो 3 अवस्थाएं होती है अपने पास। कौन सी? एक शेषवावस्था और एक बाल्यावस्था और एक होता है किशोरावस्था। ये टोटल 3 ही अवस्थाएं हैं किशोरावस्था, अपने जिनका अध्ययन करना है। सर्वाधिक शारीरिक विकास, सब सारे इंडिकेटर को साथ लेकर चले हम तो। सर्वाधिक शारीरिक विकास यानी हम ये कहते हैं शारीरिक विकास में इस स्टेज में तीव्रता होती है। क्या होती है? तीव्रता होती है। इसमें स्थिरता आ जाती है। क्या आ जाती है? स्थिरता आ जाती है। और इसमें पुनः तीव्रता आ जाती है। तीव्रता। अच्छा, श्रीमती हरलोक ने इसका एक ग्राफ बनाया। इसका एक क्या बनाया? ग्राफ। प्रारंभ में शारीरिक विकास में क्या होती है? वृद्धि। फिर बीच में क्या हो जाती है? स्थिरता। फिर वापस वृद्धि होने लगती है। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको विकास की, बालक के विकास की लयात्मक गति का नाम दिया। क्या नाम दिया? लयात्मक गति। मतलब लय के अनुसार ऊपर नीचे होती हुई बालक की शारीरिक वृद्धि होती है, शारीरिक विकास होता है। तो इसको क्या नाम दिया? लयात्मक। इसका मतलब है कि बाल्यावस्था में एक बार के शारीरिक विकास में स्थिरता आना अवस्था का प्रभाव है। सामान्यतः आप लोग घरों में, आसपास के लोगों में महिलाओं से ये कहते सुनते हैं, जब बालक बाल्यावस्था में प्रवेश कर रहा होता है तब कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, कोई नज़र लग गई, कोई टोक लग गई, खाता भी बहुत है, बढ़ भी नहीं रहा है, असर भी नहीं कर रहा है, दिख ही नहीं रहा है। तू खाता है, वो जाता कहाँ है? तेरे में दिखाई नहीं दे रहा। ये ना नज़र की ना टोक की कोई बात नहीं है। ये बात क्या है?
कि बालक में एक बार बाल्यावस्था में शारीरिक विकास में क्या आती है, स्थिरता आती है। शिशुअवस्था में खूब बढ़ता है, वहां पर स्थिरता आएगी, और फिर किशोरावस्था में पुनः 1-2 साल में ही किशोरावस्था में इतने परिवर्तन होंगे, इतने परिवर्तन कि वही लोग कहने लग जाएंगे, अरे यार तू तो 2 साल में मोटियार होगो, ब्याह वाला होगो, घर वाले ही कहते हैं ना। तो वापस उसमें क्या आ जाती है, तीव्रता आ जाती है। ये ध्यान रखना है मूल रूप से। लिखो नीचे की लाइन में अलग से लिखो, शेषवावस्था में बालक के शारीरिक विकास में बालक के शारीरिक विकास में तीव्रता आती है, जबकि बाल्यावस्था में स्थिरता आ जाती है। बाल्यावस्था में स्थिरता आ जाती है, जो किशोरावस्था में पुनः तीव्रता का रूप ले लेती है। फिर नीचे लाइन बदल के लिखो, श्रीमती हरलोक ने इसे विकास की लयात्मक गति का नाम दिया है। श्रीमती हरलोक ने इसे विकास की लयात्मक गति का नाम दिया है। लयात्मक गति का नाम दिया। देखिए वास्तव में होता क्या है, आपको यदि पूछे ना कि सर्वाधिक शारीरिक, अब तीव्रता वाली बात हो गई, सर्वाधिक शारीरिक विकास बालक के किस अवस्था में होता है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो शेषवावस्था में होता है। लेकिन पूछ ले सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन किस अवस्था में होता है, तो कौन सी अवस्था में होता है, किशोरावस्था में। सर्वाधिक शारीरिक विकास की जो दर होती है ना वो इसमें ज्यादा होती है, और परिवर्तन जो आते हैं ना वो किस में आते हैं, किशोरावस्था। लिखो नीचे की लाइन में लिखो, सर्वाधिक शारीरिक विकास शेषवावस्था में, जबकि सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन किशोरावस्था में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, ये परिवर्तन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, जबकि महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन
प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण होते हैं। प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण होते हैं। ध्यान रखिएगा ना, ये परिवर्तन क्यों होते हैं? हार्मोन्स के कारण। और हार्मोन्स भी दोनों में अलग अलग होते हैं। हल्की सी चर्चा करें हम, एक दो लाइन इस पर भी लिखें। गर्भावस्था, गर्भावस्था कब से कब तक होती है? गर्भ धारण से जन्म तक, गर्भ धारण से जन्म तक। गर्भ धारण से जन्म तक लिख लिया। फिर लिखो, इसे पुनः 3 भागों में, इसे पुनः 3 कालों में बांटा जाता है। इसे पुनः 3 कालों में बांटा जाता है, 3 अवधि में, है ना। पहली कौन सी होती है? बीजावस्था। दूसरी होती है भ्रूणीय अवस्था। तीसरी कौन सी होती है? गर्भस्थ अवस्था। गर्भस्थ अवस्था। बता सकते हैं कि बीजावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है? गर्भ धारण से 2 सप्ताह, गर्भ धारण से 2 सप्ताह। भ्रूणीय अवस्था का 2 सप्ताह से 2 माह। गर्भस्थ अवस्था 2 माह से जन्म तक, जन्म तक। क्लियर? ये मैंने इतनी आपको जानकारी हो जाए इसलिए नहीं पढ़ाया है। एक सवाल आया था यहाँ से, और सवाल की लैंग्वेज अब बता रहा हूँ मैं आपको। सवाल पूछा गया था कि ये तीनों ऑप्शन में थी अवस्थाएं, और फिर पूछा गया था कि बालक का सर्वाधिक शारीरिक विकास किस काल में होता है। हम ढूंढ रहे थे शेषवावस्था और बाल्यावस्था, वो मिले नहीं ऑप्शन में। किस में होता है? कौन सी में? गर्भस्थ अवस्था। वेरी गुड। ये जो बीच वाली अवस्था है, इसके आगे बराबर लगा के लिख लो। इसमें विकास की दर सर्वाधिक होती है, भ्रूणीय अवस्था। इसमें विकास की दर सर्वाधिक होती है। विकास की दर सर्वाधिक होती है? इसमें विकास की दर सर्वाधिक होती है बीच वाली में, भ्रूणीय अवस्था में, जो 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक। रेट की बात पूछी, वो दर की बात। ये कहा कि बालक जब गर्भ धारण से लेकर जब तक वो बालक मरता है ना, तब तक बाकी किसी भी अवस्था में बालक का शारीरिक विकास होता है ना, उससे इस भ्रूणीय अवस्था में विकास की दर 2 लाख गुना अधिक होती है। कितनी होती है? 2 लाख गुना बाकी अवस्थाओं से। अब समझ में नहीं आ रहा है? हाथी पल रहा है, एक बच्चा पल रहा है, लेकिन फिर भी विकास की दर कितनी होती है? 2 लाख गुना होती है। अब वैज्ञानिकों ने कह दिया तो मानना पड़ेगा, साइंस कह दिया तो साइंस की बात माननी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, नीचे 2-3 ऐसे फैक्ट जानकारी लिख लो। लिखो, आदर्श गर्भ काल की अवधि दिनों में बतानी है मुझे। आदर्श
गर्भकाल की अवधि, आदर्श गर्भकाल की अवधि दिनों में बतानी है, कितने दिन होती है? वेरी गुड, लिख लो 270 दिन। 9 को 30 से गुणा करना था ना। एक महीने में 30 दिन होते हैं और गर्भकाल की अवधि मानी जाती है 9 महीने, तो कितने दिन हो गए? नीचे एक और लिखो, न्यूनतम गर्भकाल की अवधि, न्यूनतम गर्भकाल की अवधि कितने दिन? 7 मासों। किसी किसी को बहुत जल्दीबाजी होती है कि पता नहीं आगे तो कोई देवदूत बेटे होंगे इस दुनिया में। लिख लो 180 दिन, 180 दिन 6 महीने। अधूरा नहीं, पूरा होता है। फिर लिख लो अधिकतम गर्भकाल की अवधि, अधिकतम कुछ बहुत देरी है पूर्वक होते ना, जिनको लगता है कि चले जाएंगे आगे, तो हमें भी पता है लीचड़ है, हैं? कितना होता है अधिकतम? वेरी गुड, लिख लो 330 दिन। ये चौंकाने वाले तथ्य हैं विज्ञान के। तीन 330 दिन मतलब कितने महीने? 11 महीने। और ऐसा बाहर आकर भी फिर क्या करेगा? फिर नींद तो खुलती नहीं है इसकी कभी। हैं? हाँ, मस्त रहेगा, नो टेंशन रहेगा हमेशा ही, कभी टेंशन लेगा ही नहीं। अच्छा, फिर देखो अभी पूरा नहीं हुआ है काम, अभी तो बालक पैदा हुआ है, इसका विकास शुरू कर रहे हैं हम, हैं? हाँ, फिर ऐसी रीट की तैयारी भी तो करवानी है ना। हाँ। देखो शारीरिक विकास 2 प्रकार का होता है, शारीरिक विकास 2 प्रकार का होता है। शारीरिक विकास 2 प्रकार का होता है। एक बार देख लोगे क्या आप? एक बार देखना ना। एक होता है अंगीय विकास और एक होता है गामक विकास। कौन सा विकास? गामक विकास। देखिए, अंगीय विकास हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब बॉडी के पार्ट्स का निर्माण होना, जिसमें शरीर के अंगों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शरीर के अंगों का निर्माण होता है, जैसे सिर, धड़, पांव, हाथ, ये शरीर के अंग है कि नहीं है? इनका निर्माण होना क्या कहलाता है? अंगुलियां, शरीर के जितने भी अंग आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पार्ट्स का निर्माण होना अंगीय विकास कहलाता है। और गामक विकास को हम लोग बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। याद आया कुछ मोटर से? मोटर डेवलपमेंट में शरीर में मांसपेशियों का विकास होता है। किसका विकास होता है? मांसपेशियों का विकास होता है। देखिएगा, शरीर को गति करने के लिए आवश्यक विकास कौन सा है? मांसपेशियों का विकास होना जरूरी है। शरीर में जो अंगीय विकास हुए हैं, जो शरीर का ढांचा है ना, वो गति नहीं कर सकता है जब तक कि उसमें किसका विकास नहीं हो? मांसपेशी। इसलिए व्यक्ति का शरीर कोई भी कार्य करता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? काम। इसलिए मनोविज्ञान में अंगीय विकास का कोई मतलब नहीं है। मनोविज्ञान किस विकास को तवज्जो देता है? मांसपेशियों के विकास को तवज्जो देता है। अच्छा, अंगीय विकास की भी चर्चा करी हमें, जैसे मान लीजिए सिर का विकास होना। आप बता सकते हैं कि जन्म के समय बालक के सिर का वजन उसके खुद के वजन के कितना गुना होता है, कितना बराबर होता है? नहीं, 1/2 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, आधा होता है वो तो। 1/5 होता है, 1/5
5। 1/2 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये तो आप तब की बात कर रहे हो जब फेटल एज वो है ना, अंदर गर्भावस्था में, उनमें सबसे पहले सिर बनता है, उनमें तब की बात होती है। सबसे पहले वहाँ निर्माण सिर का होता है, फिर धड़ का होता है, फिर पाँव का होता है। हमने देखा ना उसके अनुसार। तो 1/5। और जब वयस्क हो जाता है ना वो, तो ये कितना हो जाता है? 1/7 हो जाता है। आज यदि आपका घर जाओ और आपको लगे ना कि हमें मापना है, तो पहले तो खुद को तोलो, तो आप आएंगे 50 किलो के, ठीक है। फिर उसके बाद में अपनी गर्दन को काटो, खुद अलग तोलो और गर्दन को अलग तोलो, कितना निकलेगा? लगभग 1/7 निकलेगा। समझ पा रहे हो ना? अच्छा, मांसपेशियों का बता दो चलो मुझे। जब बालक का जन्म होता है तो उस समय उसके शरीर के कुल भार का वजन का मांसपेशियों का वजन कितना होता है? 1/3। 27% वजन होता है लगभग, 23 से लेकर 33 तक। तो बीच में क्या आ जाएगा? 27। लगभग कितना होता है? 27%। और जब बालक वयस्क हो जाता है ना, 18 वर्ष का, जैसे आप है, तो आप में कुल शरीर के पूरे भार का 45% मांसपेशियों का भार है। और फिर वृद्धावस्था में जाएंगे तो मांसपेशियों का भार वापस कम होने लग जाएगा। समझ गए ना? ये मांसपेशियां ही हमारे को कार्य करने के लिए जिम्मेदार होती है। जितनी ज्यादा मांसपेशियों का विकास होगा उतना ज्यादा बालक कार्य क्षमता अधिक होगी, कार्य अधिक करेगा। मांसपेशियों का भार धीरे धीरे कम होना, मांसपेशियां सिकुड़ना, मतलब दर्द होना, कभी घुटनों में, कभी कमर में, कभी कान, उनके साथ में मांसपेशियां टिकी हुई नहीं रहती। लिखो, शारीरिक विकास कितने प्रकार का? 2 प्रकार। नंबर 1 लगाओ, अंगीय विकास। अंगीय विकास मतलब डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। इसमें लिखो इसमें शरीर के अंगों का निर्माण सम्मिलित किया जाता है। इसमें शरीर के अंगों का विकास सम्मिलित किया जाता है। इसमें शरीर के अंगों का विकास सम्मिलित किया जाता है। विकास सम्मिलित किया जाता है, जैसे सिर, धड़, हाथ, पांव, अंगुलियां आदि। सिर, धड़, हाथ, पांव, अंगुलियां आदि। आदि। अब यहीं पे नीचे एक अलग से लाइन लिख लो। लिखो शिशु में, शिशु के, ऐसे लिखो, शिशु के सिर का वजन, सिर का वजन उसके कुल वजन का सही कह रहे हैं आप। चीन का मशहूर एक्टर है जैकी चैन, 11 माह तक गर्भ में रहा था। ये उन्होंने इस बात पे लिख के दिया है मुझे कि वो डिपेंडेंट होता है। ये तो ऐसे मैं मजे ले रहा हूँ। 11 माह तक है तो इसका मतलब ये थोड़ी लीचड़ पैदा होगा, जरूरी नहीं है। ये शारीरिक प्रक्रियाएं होती है। लेकिन चीन का मशहूर एक्टर कौन है? जैकी चैन, है ना? चाय माय करता हुआ 11 महीने तक गर्भ में रहा था। फिर बाहर आया, फिर मशहूर डायरेक्टर एक्टर बन गया। मुझे लगता है सीख रहा था वो। उन सोचा फालतू में वहाँ जाएंगे डिस्टर्ब करेंगे लोग, 2-1 महीने और सीख लेते हैं ये एक्टिंग। तो हाथ पाँव हिलाना और सीख रहा था।
हैं? हाँ, पक्के आए हैं। क्या बात, शांति कैसे अशांति हो रही है? हैं? हाँ, अधिकम कर रहा था। लिखो, क्या लिखा है? शिशु के सिर का वजन उसके कुल वजन का 1/5 भाग, जबकि वयस्क में 1/7 भाग होता है। वयस्क में 1/7 भाग होता है। हो गया? वयस्क में 1/7 भाग होता है। फिर उधर लिख लो नंबर 2, गामक विकास। गामक विकास क्या होता है? गामक विकास मोटर डेवलपमेंट। लिखो, इसमें मांसपेशियों के विकास को सम्मिलित किया जाता है। इसमें मांसपेशियों के विकास को सम्मिलित किया जाता है। विकास को सम्मिलित किया जाता है। विकास को सम्मिलित कर लिया मांसपेशियों में विकास को। क्या बात? फिर एक लाइन वो भी लिखो, शिशु के मांसपेशियों का भार उसके वजन का 27%, जबकि वयस्क में ये 45% होता है। वयस्क में ये 45% होता है। हो गया? विकास, शारीरिक विकास कितने प्रकार का? 2। एक कौन सा? अंगीय, और दूसरा गामक। अब फिर लाइन बदल के लिखोगे। अच्छा, पहले देखो एक बार, हमें अंगीय विकास से लेना देना नहीं है। कौन से विकास से है? जब व्यक्ति का गामक विकास हुआ तभी तो उसने कार्य करना प्रारंभ किया कि नहीं किया? क्रियाएं करना प्रारंभ किए। इस गामक विकास के कारण व्यक्ति जो क्रियाएं करता है ना, उन क्रियाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। गामक विकास के कारण की जाने वाली क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। लिखो, क्या लिखोगे? हेडिंग लगाओ, गामक विकास। क्रिया तो हमेशा गामक विकास द्वारा ही करेगा वो ना, बाकी तो संभव ही नहीं है। लिखो, बालक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को, डायरेक्ट लिख लो, बालक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 लिखो। नंबर 1, स्थूल गामक क्रियाएं। स्थूल गामक क्रियाएं, ग्रोस मोटर एक्शंस। ग्रोस मोटर
एक्शंस। ग्रॉस मोटर एक्शंस लिखो। इनके लिए शरीर के अधिकांश अंगों को मिलकर कार्य करना पड़ता है। इनके लिए शरीर के अधिकांश अंगों को मिलकर कार्य करना पड़ता है। अधिकांश अंगों को मिलकर कार्य करना पड़ता है। जैसे बताओ। वेरी गुड। जैसे चलना, दौड़ना, बैठना, कूदना, खेलना। और याद आ रही है क्या आपको कुछ? तैरना, नाचना आदि। समझ गए होंगे? शरीर के अधिकांश अंगों को मिलकर काम करना पड़ता है, एक दो अंग से काम नहीं चलेगा। तो वो किस में आ जाएगी? ग्रोस यानी मोटा मोटा, स्थूल। फिर नंबर 2 लिखो, सूक्ष्म गामक क्रियाएं। सूक्ष्म गामक क्रियाएं, फाइन मोटर एक्शंस। फाइन मोटर एक्शंस। फाइन मोटर एक्शंस क्या होती है? जो मतलब एक दो अंग द्वारा ही संपादित कर दी जाती है। ऐसी क्रियाएं जिनमें पूरे शरीर को मिलने की जरूरत नहीं होती है, एक दो अंग ही संपादित कर देते हैं। लिखो, जो शरीर के कुछ अंगों द्वारा ही संपादित कर दी जाए। जो शरीर के कुछ अंगों द्वारा ही, कुछ मतलब समझ गए ना, एक दो तीन, ज्यादा से ज्यादा इससे ज्यादा अंग काम नहीं लेते हैं, ही सम्मिलित कर दी जाए, द्वारा ही संपादित कर दी जाए, ऐसा लिखना था। द्वारा ही संपादित कर दी जाए। जैसे लिखो, लिखना, और बताओ, सुनना, देखना, और बोलना, खाना, बोलना, खाना। सोचो, देखे, नवाचारी बनो। झापट मारना, हाँ हाँ हाँ, झापट मारना, और लात मारना। हाँ, वेरी गुड। लात मारना, गोचा करना, हाँ, है ना। अच्छा, कंघी करना, शरीर के ये शर्ट के बटन बंद करना। समझ जाओगे ना। एक बार पूछा था सवाल जिसमें दे रखा था कि निम्न में से कौन सी फाइन मोटर एक्शंस नहीं है। उसमें ऑप्शन ए था कंघी करना, ऑप्शन बी था शर्ट के बटन बंद करना, सी था सुई में धागा लगाना। देखो कहां से ढूंढ ढूंढ के लाता है वो। सुई में धागा लगाना और एक था चलना। क्या सुई में धागा केवल हाथ और आंख काम कर रही है, उसमें लग जाएगा। चलना, अच्छा वो ठीक रहा, चलना दे दिया, उसकी जगह बैठना दे दे तो, बैठना दे दे तो हमें लगे क्रिया ही नहीं है। बैठना भी एक क्रिया है। बैठने में क्या शरीर के एक दो अंग द्वारा बैठा जा सकता है क्या? भाई हम पाँव को कहीं तुम बैठ जाओ, इस शरीर को कहीं कि तू सो जा भले कहीं भी,
तो फिर कैसे बैठा जा सकता है, पूरा शरीर काम करेगा उसमें ना। तो इस प्रकार से आपको सवाल पूछे तो घबराना नहीं है। आप हम कौन सा विकास पढ़ रहे हैं, बाल विकास में शारीरिक विकास पढ़ रहे हैं ना। और हमने शारीरिक विकास के जनरल डिब्बों को जो इंजन के पास होते हैं ना, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। उनको कंप्लीट करने के बाद हमने देखो ये 2-3 सेकंड क्लास वाले भी कंप्लीट कर लिए हैं, ये क्रियाएं वगैरह। अब हम चलते हैं एसी की ओर। एसी में भी अलग अलग होंगे, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी। तीनों में फिर अलग अलग मैं बता दूंगा कि ये फर्स्ट एसी का है, इस डिब्बे का मोल सबसे ज़्यादा है, ये सेकंड एसी का है और ये थर्ड एसी का है, अलग अलग है। कितने डिब्बे होते हैं कुल एसी के, एक ट्रेन में 9 डिब्बे होते हैं। कितने होते हैं 9 डिब्बे। फिक्स नहीं, लेकिन अपने वाली ट्रेन में कितने हैं 9 डिब्बे हैं। एसी के कितने 9। ये लो लिखो, विकास के सिद्धांत या बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत। नंबर 1, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। बता सकते हैं किसने दिया? सिगमंड फ्राइड। लिस्ट बना लो एक बार। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत बता सकते हैं किसने दिया? सिगमंड फ्राइड। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक इरिक्सन। और भी कोई मनो है क्या? है एरिक इरिक्सन। फिर कौन सा पढ़ेंगे? एक लिखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। कोई बता सकता है? तो फिर गलत लिख दिया मैंने। वो सामाजिक निर्मितवाद है ना, उसको कहते तो है सामाजिक सांस्कृतिक नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। हाँ लिखो, यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर। यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर। मैं बताता हूँ कि सबके नाम है इसके साथ। फिर है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत किसने दिया? वेरी गुड, जीन पियाजे ने। फिर है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत ये दिया लेव
वाइगोत्स्की। हाँ हाँ, थोड़ा सही कह रहा है, सही कह रहा है थोड़ा तुम। लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक, हाँ। अब मैं इसको कैसे मिटाऊं? इरेजर में जाऊं, मैं तो मिटा लूंगा, लेकिन आप कैसे मिटाओ? ये लो। मैंने कहा ना मैं कुछ मिस कर रहा हूं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सोचता हूं बच्चों को नहीं आ रहा है तो फिर क्या फर्क पड़ता है, चलने दो। आपको किसी को आया नहीं है? पढ़ के बताया क्या आपने, देख के? तो भी कोई बात नहीं। सामाजिक सामयिक से ही कह रहे हो आप। सामाजिक विकास की भी बात करता है और संवेगात्मक विकास की भी बात करता है। अच्छा, वेरी गुड। सामाजिक, कई बार मैं खुश होता हूं कि यार इतना कैसे आता है इनको, अच्छी बात है। नहीं नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है ना, टाइम पे सुधार लिए। नहीं तो फिर जब सिद्धांत पढ़ते तब समझ में आता रही यार ये तो संवेगात्मक विकास करता है। हाँ, और बताओ। नैतिक विकास का सिद्धांत कौन है? लॉरेंस कोहलबर्ग। क्या और है कि नैतिक विकास का? नैतिक विकास का सिद्धांत एक और पढ़ेंगे हम। किसका? जीन पियाजे का है। और एक है भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत, नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की। ये हो गया भाई पूरे। ऐसे के कितने डिब्बे? 9 डिब्बे। मुझे लगता है ये सभी के सभी फर्स्ट एसी के ही हैं, है ना? थर्ड एसी का कोई है ही नहीं इनमें, है? हाँ, सभी के सभी फर्स्ट एसी के हैं। हो गया? अब एक बार याद करो, देखिए मैं आपको 40 सेकंड का समय देता हूं। 40 सेकंड में याद करो, फिर पूछूंगा किसी से खड़ा करके कि बता भाई ये सिद्धांत किसका है।
हो गया क्या? हैं? क्या पहली बार देख रहे हो यार? हैं? पहली बार थोड़ी देख रहे हो यार, मनोविज्ञान तो कई बार देख ली होगी यार, देखी ना? पहली बार ही देख रहे हो। वैसे देखो, पहली बार जो देखता है ना, पहली बार जो पढ़ता है, उसके जल्दी समझ में आता है सच। हाँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं हर बार एक जर्मनी में एक सिंगिंग की कार्यशाला चलाता था, एक जना वर्कशॉप कोचिंग चलाता था। किसकी? सिंगिंग की, गाने की, गाने सिखाता था वो, गाना सिखाता था। तो उसने 3 प्रकार की फीस निर्धारित कर रखी थी, 10,000, 15,000 और 20,000। उन बालकों के लिए 10,000 फीस थी जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे गाने के मामले में। जो थोड़ा बहुत जानते थे ना, बाथरूम सिंगिंग वाले, बाथरूम सिंगर होते ना, उनके लिए फीस थी 15,000। और जो ये कह के जाते थे ना कि मुझे तो लगभग आता है, बस थोड़ा ही सीखना है, उसके लिए फीस थी 20,000। किसी ने पूछा यार ये क्या माजरा है यार? तो बोले जो बिल्कुल नया है ना, उसको मुझे सिखाने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि कोरा कागज है। और जो अपने आप में 30 मार्क का बन के आता है ना, उसको पहले भुलाना पड़ेगा कि तू जो गा रहा है ना वो बकवास है, इस तरीके से गाना है। तो पहले तो वो उसको भूलेगा, तो टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि उसकी आदत पड़ी हुई है कि नहीं है? पहले की गई क्रिया दूसरी की गई क्रिया में प्रभाव डालेगी ना, तो पहले तो उसको प्रभाव को समाप्त करूंगा, तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा, और फिर उसको वापस सिखाऊंगा। पहले इरेजर करना, पहले समाप्त मिटाना उसको, और फिर सिखाना, टाइम लग जाएगा ना। तो जिन्होंने पहले से बिल्कुल भी नहीं सीख रखा है ना, उनके लिए तो कोरा कागज है, तो वो आराम से सीख जाएंगे इनको। और जिन्होंने पहले बहुत कुछ सीख रखा है ना, उनको आएगी क्लास में नींद। किशन, कहाँ है तू? हैं? कहाँ चला गया तू? तू मुझे केवल देख रहा है, सोच थोड़ी रहा है। सोच किसको रहा है तू? आ जा। भाई उसने फीस बदल दी है, भाई फीस चेंज कर दी है उसने। छोरा ध्यान रख रहा है पूरा, हाँ पूरा ध्यान रख रहा है। बस ठीक है भाई। विकास कितने दिन में करवा दो साइकोलॉजी? यार दिन कहाँ गिन रहे हैं, मैं तो घंटे गिन रहा हूँ, तो कहाँ दिन पे जा रहा है यार? कितना टाइम रहा है बताओ भाई ऑफलाइन वालों, घंटे बताओ इनको, विकास को बिल्कुल करेक्ट बताओ अपने। 10 घंटे अभी से गिनने लग जाओ, और 32 घंटे। कितने घंटे? 32 घंटे, बस इतना ही बचा है। चलो अब एक एक शुरू करें, एक एक डिब्बे में जाके देखते हैं, टिकट चेक करते हैं किसके पास है किसके पास नहीं है। हाँ एक एक को पूछेंगे बिल्कुल, ये तो एक एक को पूछूंगा मैं, एक एक। फर्स्ट एसी में जो बैठे हैं वो तो वीआईपी बैठे हैं, तो फिर एक एक को तो पूछना पड़ेगा। हाँ नहीं तो 20,000 वालों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जनरल में तो वो भी घूम के आए हैं। देखो इनकी कल्चर से मिलाता हूं मैं आपको ना। तो सबसे पहले तो आप लिखिएगा, अच्छा इनका आप क्रम में ध्यान रखें कि नहीं रखें वो जरूरी नहीं है, अब हमें क्या पढ़ने हैं? सिद्धांत। तो सबसे पहले क्या हेडिंग लगाओगे? मनो विश्लेषणवादी सिद्धांत। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दे दिया है? सिगमंड फ्राइड ने। कहाँ का रहने वाला है? वियना। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। ये होती है उपलब्धि। कल्चर का टेस्ट हुआ क्या आपके? कल्चर का ये कह रहे हैं 50 में से 41 सही क्वेश्चन है और एक भी गलत नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सवाल गलत नहीं है तो।
हाँ वही वही, ये जिसने भेजा है ना, इकोलॉजिकल मॉडल ही है वो, मैं बताऊंगा उसमें जब आगे पढ़ेंगे ना तो उसके सारे नाम लिख लेंगे। पहली बार अच्छी जगह से पर्ची आई है। हैं? आखिर इंतजार हुआ खत्म। देखिए ध्यान से, ये वही सिद्धांत है जो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। अच्छा, सिगमंड फ्राइड ने 3 प्रकार की संरचनाओं की चर्चा की है। कितने प्रकार की? व्यक्ति की कितनी संरचना की चर्चा की है, कितने स्ट्रक्चर बताइए? 3 स्ट्रक्चर बताइए। इस तरह से 3 भागों में डिवाइड करोगे। पहली जो संरचना बताई है ना इसने, ए लगा के हम लोग लिखेंगे स्थलाकृतिक संरचना। स्थलाकृतिक संरचना। टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर। टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर लिख लेना है इस तरह से, टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर। नंबर 2 जो इसने बताई है ना, बी लगा के, उसको लिखेंगे गत्यात्मक संरचना। गत्यात्मक संरचना, या इसे बोलते हैं संरचनात्मक संरचना। मतलब डायनेमिक स्ट्रक्चर। डायनेमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर। तीसरे को क्या बताया? मनोसामाजिक संरचना। ये बी है ना। तीसरी इसने बताई है सी लगा के मनोलैंगिक संरचना। साइकोसेक्सुअल स्ट्रक्चर। तीन संरचनाएं बताइए। इस स्थलाकृतिक संरचना में, स्थलाकृतिक संरचना में क्या बताया? टोपोग्राफिकल, एक गत्यात्मक। टोपोग्राफिकल में इसने 3 चीजों की चर्चा की है। कौन कौन सी? एक इसने की है टोपोग्राफिकल में मन की 3 अवस्थाएं बताई है। कितनी? मन की 3 अवस्थाएं। नंबर 1 चेतन मन, नंबर 2 अचेतन मन, और नंबर 3 अर्धचेतन मन। गत्यात्मक संरचना में इसने 3 मनोदेहिक स्थिति बताई है।
तीन मनोदेहिक स्थिति, एक इड, एक ईगो और एक सुपर ईगो। यहां पर इसने 5 अवस्थाएं बताई है, 5 अवस्थाएं। पांच अवस्थाएं बताई। लिख लिया ना? ये नोट कर लेना और आपको संदीप जी कुछ सूचना देंगे, है ना?